नमस्कार, न्यूज इंडिया का फेसबुक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। न्यूज इंडिया के इस फेसबुक लाइव के जरिए दरअसल हम एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। ये आपको इस बारे में बताना चाहते हैं। ये नई मुहिम का नाम है हम न्यूज इंडिया के लोग। इस मुहिम के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि हम उन शख्स को आपके सामने लाना चाहते हैं जो कैमरे के पीछे रहकर काम करते हैं, चाहे पीसीआर टीम हो, स्क्रिप्ट राइटिंग की टीम हो या फिर एंकर्स हो जो आपके सामने न्यूज को प्रेजेंट करते हैं। अक्सर आपने न्यूज प्रेजेंट करते हुए एंकर्स को देखा होगा और आज हमारे साथ न्यूज एंकर करुण कुमार हमारे साथ बैठे हैं। इनसे जानेंगे इनके सफर के बारे में, क्या कुछ स्ट्रगल इस इंडस्ट्री में करना पड़ता है, ये सब इनसे जानेंगे। सबसे पहले करुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने इस सफर में कदम रखा, इस इंडस्ट्री में कदम रखा, उससे पहले क्या सोच थी आपकी इस इंडस्ट्री के लिए कि आपने सोचा कि मुझे इस इंडस्ट्री में कदम रखना है? पूजा, दरअसल इस इंडस्ट्री को हमने बड़ा होते हुए देखा है। बहुत पहले ये इसका आकार बहुत छोटा था। उस समय सिर्फ आकाशवाणी, दूरदर्शन और फिर जो ये 24 आवर्स चैनल थे, इसके छोटे छोटे प्रोग्राम, आधे घंटे के प्रोग्राम आया करते थे। तो उस वक्त ये छोटे आकार में था, लेकिन उस छोटे आकार में भी मेरा सपना भी जो है वो आकार लेने लगा था। और अगर न्यूज एंकरिंग की हम बात करें तो मैं जब स्कूल में था, नेतरहाट स्कूल में, अभी झारखंड में है, वो सबसे ऊंचे स्थल पर है और बहुत अच्छी जगह है, घूमने वाली जगह है। कभी मौका मिला तो सभी लोग नेतरहाट जाएंगे। वहां पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है और वो बिहार का उस वक्त का बेस्ट था। अभी झारखंड का वो हिस्सा है। वहां से बहुत सारे लोग आईएएस, आईपीएस और बहुत बड़े बड़े पदों पर अभी भी काबिज है। तो वहां पर मुझे जाने का मौका मिला और वहां पर असेंबली में, वहां पर न्यूज पढ़ने का एक प्रचलन था कि आप न्यूज कंपाइल करेंगे, न्यूज कलेक्ट करेंगे और फिर अगले दिन असेंबली में सभी बच्चों के सामने पेश करेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस तरह से 24 आवर्स चैनल उस समय नहीं थे। सिर्फ रेडियो सबसे ज्यादा, आकाशवाणी, बीबीसी, इससे जो है हम खबरें सुनते थे। रात में जाकर स्पेशल बुलेटिन सुनते थे, एक एक चीज को हम पॉइंट में नोट करते थे और फिर असेंबली में जाकर वो पेश करते थे, सुनाते थे। तो यहां पर जब हमारी बारी आती थी तो उसके बाद देखता था कि जो लोग आकर हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, जो टीचर आते थे, हम लोग के फ्रेंड्स थे, सीनियर्स थे, वो कहते थे कि यार तुम्हारे प्रेजेंटेशन में, तुम्हारी आवाज में कुछ तो अलग है, डिफरेंट है। तो वहां से मेरी कल्पना की उड़ान शुरू हो गई थी। तो ऐसा लगता था कि मैं शायद कहीं न्यूज की दुनिया में जा सकता हूँ। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर फील्ड थी उस टाइम पर, शुरुआत में ही, कि आपने सोच रखा हो कि मुझे इस पर्टिकुलर बीट पर काम करना है, या फिर नहीं, आपको हर खबर में इंटरेस्ट था? नहीं, शुरू से एक्चुअली हम लोग खेलने में बहुत माहिर थे। जब भी हमारे स्कूल की अगर बात कर ले तो वहां पर 13-14 करीब फील्ड हुआ करते थे। वहां पर हम क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे। बल्कि क्रिकेट तो हम वीकली खेलते थे, लेकिन फुटबॉल और हॉकी सीजनल हमारा होता था। हर दिन शाम में हम लोग खेलते थे। मैं हमेशा अपने स्कूल की टीम में हुआ करता था, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट की टीम हो। तो लगता था कि या तो मैं फिर इंडिया की किसी टीम में हिस्सा बनूंगा, और अगर नहीं बन पाया तो मैं रिपोर्टिंग ही क्यों ना करूं। उस वक्त हालांकि बहुत कॉन्क्रीट कुछ ऐसा शेप नहीं ले पाया था, लेकिन किसी जहन के एक हिस्से में ये बात जरूर थी। इसलिए कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स हमारे दिमाग में वो रहता था। पहला करुण जी, पहला मैच कौन सा था आपके जो आपने कवर किया हो? अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले तो हमने जनरल एंकरिंग से शुरू की थी। और उस वक्त का इकलौता 24 आवर्स चैनल था जो मस्जिद मोड में, जिस तरह से अभी फिल्म सिटी है, 268 मस्जिद मोड। अगर न्यूज की दुनिया के लोग हैं वो जानते होंगे कि उस जगह पर बहुत बड़े बड़े चैनल उस वक्त आया करते थे। शेखर कपूर जैसे नाम प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए थे। तो वहां पर जाने का मौका मिला था। जनरल एंकरिंग चलती थी, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि आपने स्पोर्ट्स से कहा है तो वहीं पे नीचे में TWI एक ऑर्गेनाइजेशन था, ट्रांसवर्ल्ड इंटरनेशनल, वो मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो वहां पर मुझे करीब 3-4 साल के बाद जाने का मौका मिला था। उसके बीच किस तरह से हमारा सफर आगे बढ़ा था उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो पहला मैच हमारा था वही था कि सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उनको कवर करना, वहां से जाना और फिर कंपाइल करके उनके बारे में रिपोर्ट देना, वो अपने आप में रोमांचित करने वाला था। जनरल एंकरिंग की आपने बात की कि इसके बारे में जिक्र करेंगे, तो ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी शुरुआत तो वहीं से होती है, बीट हम बाद में पकड़ते हैं। तो कैसे, जब आपने पहली बार चैनल में कदम रखा, तो कैसे कोई ऐसा स्टार्टिंग में आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो कि आपको लगा कि नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था? इसको पहले मैं जोड़ना चाहूंगा कि कहां से न्यूज चैनल में आया।
आकाशवाणी से मेरी शुरुआत हुई थी और 16,000 लोगों के बीच से 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया था उसमें अनाउंसमेंट और न्यूज रीडिंग के लिए। तो स्कूल्स हुआ करते थे, उनको क्यू करके हमें एड्स भी क्यू करना पड़ता था जब आप वहां पर अनाउंसमेंट के लिए जाते थे। न्यूज अगर रीड करनी है तो फिर आपके पास टाइम क्लॉक है, वहां पर आ जाते थे और क्यू होने के साथ ही आपको न्यूज पढ़ देना था। लेकिन वहां से फिर मैं जब दिल्ली आ गया था तो वहां जब चैनल में आया तो सबसे पहले ही मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज 7 दिन के अंदर आ गया था, और वो था कि जो निवर्तमान प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे उनका इंटरव्यू करना था। इंग्लिश में अलग होता था और हिंदी में अलग इंटरव्यू होता था, और हिंदी के लिए मैं ही वहां पर सामने आ गया था। तो इंग्लिश में इंटरव्यू चल रहा था उनका और हिंदी के लिए मैं वहां पर तैयार खड़ा था, और उसी के बीच में 3 मिनट का एक फास्ट न्यूज का इंग्लिश में कैप्सूल जाना था। यानी फास्ट न्यूज जो होती है, जो अभी धड़ाधड़ खबरें, फटाफट खबरें जो ये होती है, सुपर फास्ट खबरें, तो वो 3 मिनट। अब हमारे बॉस ने देखा कि करुण कुमार यहाँ पर खड़े हैं तो हमें ही कह दिया। मैंने 1-2 बार और सोचा कि कोई और तो नहीं है यहाँ पर, किसके बारे में कह रहे हैं, तो देखा कि वो तो मुझे ही कह रहे हैं। मैं तो हिंदी में वो कर रहा हूँ, नहीं आप कर लो। तो उनका ऐसा कॉन्फिडेंस था बातचीत में, ये बात कहीं न कहीं से उन्हें यकीन हो गया था कि इंग्लिश में भी निकाल लेगा। तो 3 मिनट तक लाइव, जबकि उस समय रिकॉर्डेड वो सारे प्रोग्राम्स चला करते थे, बाद में फिर उन्हें वो पैच किया जाता था। तो वो 3 मिनट का वो बुलेटिन, वो कैप्सूल जो हमने निकाला था, और बिना किसी बाधा के वो जब निकला तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। वो अभी तक मुझे याद है। और उसके बाद फिर तो उनके साथ अलग से आधे घंटे का इंटरव्यू रहा ही है। उसके बाद से मैं फिर किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। तो ये एंकर जब स्क्रीन पर आता है उसके पीछे भी कई लोग मेहनत करते हैं, उनके बारे में जिक्र कीजिए कि कैसे आपको कितना सपोर्ट किया गया या सपोर्ट मिला या नहीं किया गया। क्या टीम ने, जो पीछे की टीम है, आपको स्क्रीन तक लाने के लिए उससे पहले वो न्यूज को लेकर क्या कुछ प्रिपेयर करती है? देखिए, ये जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम न्यूज इंडिया के लोग, इनफैक्ट ऐसे ही लोगों से सबको रूबरू करा रहे हैं। लगातार जो है वो ऐसा चल रहा है कि जो पर्दे के सामने है उनके बारे में तो आप जानते ही है, देखते ही है, लेकिन जो पर्दे के पीछे से जिनकी भूमिका होती है और बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत अहम भूमिका होती है, हम उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन पुराने चूंकि उस समय का अनुभव बहुत कम ऐसा होता था, तो आपको बता दूं कि जो शुरुआत होती थी वो मेकअप रूम से होती थी। अगर एंकर्स की बात करें, आप सीधे घर से उठकर सीधे आप जाते हो मेकअप रूम में, और वहां पर किस तरीके से मेकअप पर्सन वहां तैयार है, वो किस तरीके से आपको तैयार कर रहा है, आपका कलर टोन क्या है, आपको कैमरे के सामने किस तरह से रखना है, लाइटिंग क्या है, इन सब का ध्यान रखते हुए वो वहां पर पहुंचता है। उसके बाद पीसीआर की टीम होती है, एमसीआर की टीम होती है, उनके बीच किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। और अगर वो दिन का पहला बुलेटिन होता है तो वो तो और भी अपने आप में चैलेंजिंग है। कौन आया कौन नहीं आया, घड़ी की सुइयां तो आपकी टिक 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 आगे बढ़ती रहती है, वो आपका इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए सबको सही वक्त में पहुंचना होता है। और उसके बाद फिर न्यूज रूम का हाल देख लीजिए, असाइनमेंट का वहां पर होना है, आउटपुट वाले रात भर स्टोरी तैयार करते हैं, कौन सी खबर सबसे पहले जानी है, यहाँ टिकर पे कौन है, तो ये सारे लोग जो होते हैं उनकी भूमिका अहम होती है। और सबको मिलाकर जब आते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में, फिर एंकर सामने आता है तो सबको लगता है कि सिर्फ ये एंकर कर रहा है, लेकिन इसके पीछे कम से कम 100-200 लोगों की फौज होती है। तो करुण जी, पटना से आप यहाँ पर पहुंचे, जब पटना के लोग आपको देखते हैं कि ये हमारे यहाँ से निकला हुआ है और टीवी पर, स्क्रीन पर है और खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, तो वहां से क्या वाहवाही मिलती है आपको? बहुत मैसेजेस आते थे, अभी भी आते रहते हैं, और जब वहां पर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। क्योंकि पटना में ही मैं पला बढ़ा, वहां पर जो प्राथमिक शिक्षा वहीं पे हुई थी, और पटना साइंस कॉलेज से हमने 12वीं का इम्तिहान भी पास किया था। उसके बाद मैं दिल्ली में आ गया था पढ़ने के लिए। लेकिन पटना की अगर बात करें और गंगा नदी की बात न करें तो ऐसा नहीं हो सकता। पटना साइंस कॉलेज भी, इनफैक्ट वहां पे जो सारे कॉलेजेस हैं वो गंगा नदी के किनारे हैं, और वहां पर घूमते हुए स्टूडेंट्स का आते जाते रहना मुझे लगता है कि एक दिनचर्या है, दिनचर्या के समान। और वहीं पे बहुत सारे लोग घाट के किनारे बैठकर पढ़ते रहते हैं, फुर्सत के लम्हों में अपने आप को आनंदित रखते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो एक अलग ही माहौल होता है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर कमला नगर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, वहां पर जाकर सारे लोग मिलते हैं, वैसे ही वहां पर गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे बहुत दूर तक, क्योंकि कॉलेजेस बहुत दूर तक है वहां पर, तो सभी लड़के, सारे स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं। हॉस्टल्स भी हैं और सारे रिसर्च के सेंटर्स भी हैं, तो एक बड़ा आबाद रहता था। और वहां की हवा जो होती है वो ऐसा लगता है कि वो तो एक अलग ही है हवा, वहां की जो खुशबू है मिट्टी की वो एक अलग है।
और फिर लिट्टी चोखे की हम बात करते हैं तो आप बगल में जाए, फिर वो गरम गरम जो गुलाब जामुन है वो कभी वहां से आए, तो वो स्टोरीज हम करते रहेंगे। वहां के लोगों की स्पेशल स्टोरीज भी हम लगातार यहाँ भी करेंगे, बीच में भी करते आए थे, तो वो बातें हमेशा जो है नॉस्टैल्जिक कर जाती हैं। बिल्कुल। तो करुण जी, कभी कभी मीडिया को ऐसा मतलब लगता है लोगों को बायस हो गई है मीडिया, रूड होना पड़ता है या नहीं होना पड़ता है? कभी आपके साथ कोई ऐसा मूवमेंट आया हो? नहीं, ऐसा सौभाग्य से ऐसा कोई लम्हा नहीं आया, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो भी रिपोर्टिंग हो या फिर एंकरिंग हो वहां पे बैलेंस बना के रहे। खासतौर पर जब आप फील्ड में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक पक्ष को आप सामने रखेंगे तो दूसरा पक्ष जरूर कहेगा कि यार मेरी ओर से तो बात नहीं कही गई। यानी जो हम डिबेट भी कराते हैं तो उसमें दोनों पक्षों का ख्याल रखते हैं कि अगर आपने अपनी बात रख ली तो अगर आपकी बात में कुछ भी कमी है तो दूसरा पक्ष उसको रखेगा, हाईलाइट करेगा, और अगर उसकी बात में आपको कुछ कमी लगे तो आप, ये डिबेट का मकसद ये होता है। और एंकर्स का जो मुख्य कार्य है वो कोऑर्डिनेट करना है। हम अपनी बात तो अलग एक अपने पैकेजेस में, अपने एडिटोरियल में रख सकते हैं, लेकिन जब डिबेट है तो बेसिकली हमारा है कि सब तमाम पक्षों को सामने रखना ताकि वो अपनी बात सामने रखे। और जब हम ये करते हैं तो फिर कोई भी आपके ऊपर आरोप, कोई भी आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता है। बैलेंस रिपोर्टिंग, बैलेंस खबरें सामने रखना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम न्यूज इंडिया के लोग ये भी बताना चाहते हैं कि जो खबरें आप सुनना चाहते हैं हम वही आपके सामने रखेंगे, यानी बैलेंस करके हम खबरें लोगों को दिखाएंगे। तो करुण जी, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक एंकर सिर्फ एंकर नहीं होता, उसे फील्ड पर भी जाना पड़ता है। ये भी एक बड़ी चुनौती होती है एंकर के लिए। तो आप जब फील्ड पर गए, आपका फील्ड पर जाने का पहला एक्सपीरियंस और अब का एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्या चेंजेस आप में खुद आए हैं? और पहला एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बताया, मैच कवर करने के दौरान तो खैर जाता ही रहता था। अब उसमें एक एक्सपीरियंस था कि बड़ौदा में एक मैच था, उसमें जब वहां पर गए तो कैमरा पर्सन्स को मैच में अंदर, स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है, परमिशन नहीं होती है, तो फिर रिपोर्टर्स ही अंदर होते हैं और कैमरा पर्सन्स बाहर होते हैं। तो कई जगह बाहर बैठने के, रहने के इंतजाम तो बहुत अच्छे होते हैं, खाने पीने के भी इंतजाम होते हैं, लेकिन वहां पर उस वक्त वैसे इंतजाम नहीं थे। तो बीच में चूंकि आप वहां पहुंचे हुए हैं जहां पर कि तमाम इंतजाम है, तो आपके सामने तो रिपोर्टर्स के सामने तो होते हैं, प्रेस बॉक्स में आप बैठे हुए हैं और तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं, खाने पीने के तमाम प्रबंध हैं और एसी और सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज। लेकिन कैमरा पर्सन चूंकि वो हमारी टीम का एक हिस्सा है तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं। तो मैच के बीच में मैं चला गया वहां पर, जो लंच बॉक्स आया वो देने के लिए। तो एक साथी रिपोर्टर जो दूसरे शहर से आए हुए थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि कहाँ जा रहे हो, कहीं कोई स्टोरी आ जाए। मैंने कहा कि बीच में मैच के जो सामान्य तौर पर कोई स्टोरी सामने नहीं आती, अगर ऐसी कोई स्टोरी सामने आएगी या तो तुम भी मुझे बता देना या फिर दूसरे को भी मैंने कह दिया है वो बता दूं, लेकिन मैं इस वक्त लंच बॉक्स अपने कैमरा पर्सन को देके जरूर आऊंगा, क्योंकि वो सुबह से भूखा है और मैं लाइव भी करने जा रहा हूं। अगर वही भूखा रहेगा, अगर वही मेरे साथ सामान्य तरीके से नहीं खड़ा होगा तो फिर कैसे लाइव रिपोर्टिंग होगी पूरे दिन तक। और मैच जब चलता है तो यकीन मानिए कि कम से कम 12 से 14 घंटे, और अगर वर्ल्ड कप का मैच हो तो आप भूल ही जाइए कि पता नहीं कितने समय तक वो चलता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको पत्रकारिता और इंसानियत दोनों के बीच यहाँ पर भी तालमेल और बैलेंस एक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो आपने चलिए कैमरा पर्सन की मदद की और इंसानियत देखी। कभी ऐसा कुछ हुआ है किसी कैमरा पर्सन की वजह से फील्ड में कुछ दिक्कत आई हो? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं फील्ड में, अक्सर लोग, जो भीड़ हमारे साथ इकट्ठा होती है तो कुछ कमियां, कुछ गलतियां हो जाती है। कभी कुछ कैमरा पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा हुआ? चूंकि आप रिपोर्टिंग में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे तो वहां तो अलग अलग एक्सपीरियंस सामने आते ही रहेंगे। मुझे याद है जब पिछले चैनल में मैं था, 8 साल तक वहां पर रहा, तो एक बार पीस टू कैमरा के लिए गया था, पीटीसी के लिए। तो यमुना के किनारे ही बेल्ट में हमें पाकिस्तान का एक वो स्वरूप देना था, तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर हमें वो वैसा बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो हमारे कैमरा पर्सन वहां पर सारा सेटअप करने लगे, तो भीड़ वहां इकट्ठा होने लगी। भीड़ नहीं, पहले तो एक शख्स आया, उसने पूछा क्या हो रहा है, तो उसे हमारे कैमरा पर्सन ने कह दिया कि चलो उधर हटो, अभी काम करने दो। फिर 2 लोग आ गए, फिर मैं अपनी लाइन शुरू करता, उसके पहले 3 लोग आ गए। तो जब ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी तो हमारे कैमरा पर्सन ज्यादा ही वहां पर नाराज हो गए कि भाई तुम लोगों ने यहाँ पर मजाक बना रखा है, हटो, यहाँ पे शूट हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। तो और करके फिर वो शूट करने लगे।
अब मैं भी यहाँ से अपनी लाइन्स बोलूं उसके पहले ही देख रहा हूं कि अभी तो 1 था, फिर ये 10 हो गए और 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पर 100 से 200 लोग पूरा घेरा लगाकर यहाँ बैठे हुए थे। अब वहां पर सामने आ गए थे। अब वो कैमरा पर्सन उधर ज्यादा देख नहीं पा रहा, वो तो कह रहा है हाँ शुरू कीजिए। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे तो 200 लोग करीब आ गए हैं, मैं क्या शुरू करूं। उसके पहले आ गया हे भाई हट। अब वो अपनी जो है वो लोकल लैंग्वेज में आ गए और मुझे लगा कि ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ माहौल खराब होने लगा। तो कैमरा पर्सन से फिर वो उनके शुरू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपनी भाषा में उन्होंने शुरू कर दी थी बात। तो अब माहौल खराब होता देख मैं आ गया उसमें। मैंने कहा कि अब आप बात नहीं करेंगे, मैं बात कर रहा हूं। और अपने कैमरा पर्सन को कम से कम वहां पर लगा भी होगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं रूडली किसी से जल्दी बोलता नहीं, लेकिन वहां पे बहुत रूड होकर मैंने कहा कि बहुत हो गया आपने, आप जरा शांत रहे, इधर रखे। तो जब उन लोगों ने देखा कि ये जब कैमरा पर्सन कैसे बोल रहा है, इसका लगता है कि हायर अथॉरिटी यहाँ पे और ऐसा बोल रहा है, फिर मैंने कहा कि भाई मेरी लाइन सुन लो, मुझे ऐसा ऐसा है, पाकिस्तान का एक बैकग्राउंड यहाँ पर मुझे पीछे। उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर कुछ लीगल काम अगर हो रहे हैं, शायद कहीं ऐसा रिकॉर्ड करने तो नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए जो 1 और 2 3 से वहां पर भीड़ पूरी 100 की हो गई थी। तो जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें होशो हवास नहीं खोना होता है और देख कर काम करना होता है। हम उसके बाद अलग रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे वहां पर, फिर हम खुफिया कैमरे के साथ जा सकते हैं। इलीगल काम हो रहा है उसको हम जरूर उजागर कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको संयम रखना है। फिर कैमरा पर्सन के साथ बात हुई थी, उन्होंने फिर कहा कि यानी लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पता भी नहीं चलता झट से क्या हो जाए और अचानक से सिचुएशन बिल्कुल। अगर मैं भी संयम खो देता और अगर कहता कि आप लोग हट जाओ वहां पर, अगर गर्म होकर बात करता तो शायद वहां पर कुछ भी हो सकता था, हम लौट कर नहीं भी आ सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जब आपको थोड़ा सा संयम रखना होता है। और जब फील्ड में जाते हैं कई लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं कि सर हमारी ये दिक्कत है, प्लीज आप कुछ करिए। तब जब ऐसे लोग आपसे मिलते हैं तब आपको कैसा लगता है, क्या आप सोचते हैं कि क्या कुछ कर पाए आप उनके लिए? अब तो सोशल मीडिया आ गया। पहले तो सोशल मीडिया बहुत कम था, उस वक्त इसका रोल बहुत ज्यादा हुआ करता था। जब भी कभी देखते हैं मीडिया यहाँ पर मीडिया आएगी तो उनसे बात करने चले जाते हैं, वो भीड़ वहां पर लगा देते हैं, वो पहुंच जाते हैं, सर ऐसा हुआ मेरी भी बात पहुंचा दो। अब तो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है और तमाम जो है यहाँ पर साधन है जिससे कि आप अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हो और उसका असर भी होता है। ट्विटर पे तो बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें आने लगी हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हो और उनकी बातें पहुंचाते हो, क्योंकि अभी भी मीडिया का रोल काफी अहम है। यहाँ पर जो भी बातें होती है, जो भी खबरें हम दिखाते हैं, वो बातें ऊपर तक उसका संज्ञान लिया जाता है। तो इसलिए अगर आप किसी की बात पहुंचाते हो तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको फॉलो करते हैं। और आप देखिए कि न्यूज इंडिया के साथ किस तरीके से लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ने लगे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम आपकी बात आपकी आवाज पूरे राष्ट्र में पहुंचाएंगे, सबको पहुंचाएंगे और जो खबरें दर्शक देखना चाहते हैं हम वो दिखाएंगे, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जो वो चाहते हैं हम वो दिखाएंगे। लेकिन चलिए ये तो हमने फील्ड की बात की, एंकरिंग पर थोड़ा आ जाते हैं। स्टूडियो में जब हम होते हैं, लाइव खबरें, लगातार एक ही खबर पर पूरे दिन बात करना और स्टूडियो में अगर एक एंकर मौजूद हो 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। वो मोमेंट कैसा होता है, क्या कुछ उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं उस बीच? और ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लगातार आप अगर किसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं तो 3 से 4 घंटे कम से कम उम्मीद की जाती है, क्योंकि एक एंकर जब पूरी तरीके से उसको फॉलो कर रहा होता है तो वो जल्दी से उसे छोड़ता नहीं, उस सीट पे कोई दूसरा नहीं आता है। तो फिर है जो अलग अलग फ्रेम बनाकर फिर उसको सप्लीमेंट किया जाता है। अलग अलग जो कैमरा टीम्स हैं वो जाती हैं, दूसरे एंकर्स जो सहयोगी साथी होते हैं वो जुड़ जाते हैं, रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लगातार उस खबर पर बने रहें और लगातार अपडेट देते रहें, क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत तेजी से चल रही होती है, आप रिदम में हैं वहां पर। तो रिदम में अगर आप दिख रहे हैं तो फिर यहां से आप गाड़ी को अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप वहां पर लगातार होते हैं। और अगर बड़ी खबर है तो पूरे दिन तक के लिए, जैसे कि इलेक्शन का समय हो, अगर काउंटिंग का समय हो तो उस समय के लिए तो ऐसे ऐसे लम्हे होते हैं। फिर अगर कहीं कोई सेलिब्रेशन का टाइम होता है, किसी मैच का समय होता है, तो ऐसे मौकों पर आपको पूरे दिन के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर भी पूरी तरीके से तैयार रहना होता है। कोई ऐसा चैलेंज जो आपकी लाइफ में आया हो जिसको आप सोचते हैं कि हाँ ये चैलेंज मैंने पूरा किया, इसको आपने किसी बात को चैलेंज की तरह लिया आपकी जिंदगी में, जब आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, तब कब हुई, उसका जिक्र करें। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जहन में आती हैं,
लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजिंग जो बात थी हमारे सामने कि उस वक्त के सबसे बड़े चैनल को पीछे छोड़ना किसी कवरेज में, और वो एक ऐसा मौका था जब मैंने लाइव रिपोर्टिंग में कम से कम 7 से 8 घंटे तक लगातार रिपोर्टिंग की थी। और साथ ही साथ श्रीलंका में मैं था जब वहां पर, तो वहां कोलंबो में ब्लास्ट हो गया था, उसके बारे में खबर दे रहा था। और दूसरे रिपोर्टर्स को वहां पहुंचने में कम से कम 12 से 13 घंटे लग गए थे। उस दौरान 12 घंटे में जो लगातार लाइव रिपोर्टिंग की, पहले फोनों से और फिर वहां पर लाइव रिपोर्टिंग, मुझे लगता है कि वो 12 घंटे में बहुत ज्यादा हमने वहां गेन कर लिया था। तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट रहा, संतोषप्रद रहा था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 2 चीजें और मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं कि जब आप रिपोर्टिंग में जाते हैं तो कैसे पहले आपको जॉब की तलाश होती है, लेकिन जब आप काम करने लगते हैं, जैसे कि मैं एक चैनल में काम कर रहा था और मुझे लगा कि इससे बढ़िया चैनल है, वहां पे जाना है, तो लगातार रिपोर्टिंग करते करते वहां से अचानक मैं कॉल करता, उसके पहले उधर से कॉल आ गई कि आप यहाँ ज्वाइन करेंगे। और मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी। और इसके अलावा एक और भी अच्छे चैनल जो जिसे कहा जाता है कि शायद वो इंडिया का बीबीसी है, कुछ ऐसे उसे पुकारा जाता है, तो वहां पर जब बॉस ने एक बार बुलाया था तो मैं गया था, इंटरव्यू सब हुआ था, वहां पर कहा कि नहीं अभी आपको नहीं लेंगे। वही 1 साल के बाद जब मैं गया तो वहां पर अब कहा कि हाँ अब आपको हम अपने यहाँ बुलाएंगे, और उन्होंने बाकायदा बुलाया था। वहां पर ये बात कही गई कि अब आप 3 साल से ज्यादा उस चैनल में रह गए, तो लॉयल्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये हमने जाना। अभी जो भी जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, जो यहाँ पर किसी भी चैनल में काम करना चाहते हैं, मीडिया में काम करना चाहते हैं, तो लॉयल्टी जरूर रखें। जहां काम करें लंबे समय तक काम करें, लंबे समय तक काम करें। तो जाते जाते करुण जी ने ये आपको बात बताई कि लॉयल्टी रखनी बेहद जरूरी है। फिलहाल हम न्यूज इंडिया की इस मुहिम से हमने आज आपको न्यूज एंकर करुण कुमार से रूबरू कराया। अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने अगले शख्स को लेकर, आपको पूरी टीम से रूबरू कराएंगे कि पीछे कौन लोग काम करते हैं चैनल के पीछे, जिनकी मेहनत जुड़ी होती है, उनको आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।